ये नजर नहीं है। बिस्मिल्लाह सर. एक मिनट सर, एक मिनट सर, सबर था ना भाई, घुटनों का रख दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WTV। सूबाई वज़ीर इत्तलात फतहुल्लाह खान मियामी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त हम आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेब चैनल्स के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हंगामी प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से आपको हमने मदऊ किया है, तकलीफ़ दी है। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद दो चीज़ों को थोड़ा सा अलग से मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि पूरा मुल्क और गिलगित बल्तिस्तान सैलाब और मुख्तलिफ आफत के जो सिलसिले चल के जानी माली नुकसानात जो हुए, उस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अजला जिनमें गिजर, नगर, दारेल के अंदर, दयामर के तांगीर में और बल्तिस्तान में खपलू और शिगर, ये बहुत सारे हमारे अजला जिनके अंदर फ्लैश फ्लड्स और ग्लॉफ की वजह से भी जो नुकसानात हुए और तबाहियाँ जो हुई हैं, उसके ऊपर हमारी एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी और उस कमेटी ने मुख्तलिफ़ जगहों का जो आफत ज़दा जगह हैं उनका विज़िट भी किया और ख़ुद जाके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी एंगेजमेंट्स हुई और पर्सनली हमने जाके जो लोगों की हालत ख़ुद देखी है और जिस तरह हमारा एक जो तकलीफ़ देने वाली जो सूरत हाल हमने ख़ुद देखी है, तो वो अल्फाज में तो हम बयान नहीं कर सकते। उस पे फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक मरासला भी हमारी गवर्नमेंट को पहुंचा कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी के लिए एक एक फोकल पर्सन दिया जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान ने भी अपना एक लेटर एहसन इकबाल साहब को यहाँ से भेज दिया, इसी डिज़ास्टर के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से अपने अपने सूबों को उन्होंने रिप्रेजेंट करना। तो जो नुकसानात गिलगित बल्तिस्तान में हुए, 18-19 जाने गई, कई सारे ज़ख्मी हुए। यहाँ सरकारी जो अमलाक है जिसमें पावर हाउसेस, वाटर सप्लाईज़, वाटर चैनल्स और खड़ी फसलें, लोगों की आबाद ज़मीनें, लोगों के घर मुनहदिम हुए। तो ये सारे माहौल को देख के डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स और फिर उनके साथ एलाइड जितने भी डिपार्टमेंट्स, मैं गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रही है, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि हमने ख़ुद उस पूरी कार्रवाई को ख़ुद देखा है। और जैसे रिलीफ के फर्स्ट मामले के लिए लोगों ने साथ दिया इंतज़ामिया का, हुकूमत का, और फिर हुकूमत और इंतज़ामिया ने मिल के लोगों को जो फर्स्ट रिलीफ के लिए जो एक्टिविटीज़ की हैं, टेंट से लेके फूड से लेके उनको रेस्क्यू करने तक, तो फिर साथ ही साथ हम अपने उसी कमेटी को ये भी मैंडेट हासिल था कि जितने अजला में ये कुदरती आफात से नुकसानात हुए हैं, इनफरादी और इज्तिमाई और फिर सरकारी, उसका कोई तखमीना भी लगाया जाए। तो एक टेंटेटिव हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, जो फिगर आया, वो मिनिमम 10 अरब रुपया था। तो गिलगित बल्तिस्तान जैसा एक गरीब इलाका जिसका अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, वफाक के ग्रांट से हम चल रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी कुदरती आफात से लोगों के इमलाक और सरकारी इमारतें, पावर हाउसेस, ये सारे डैमेज हो जाएं, और फिर वफाक को ये भी पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का अपना बजट क्या है, ग्रांट हमें कितनी मिलती है, डेवलपमेंट के मद में क्या मिलता है, और फिर रिकरण में हमारे पास कितना बजट है।
तो 2-3 दिन पहले आप साफ़ी दोस्तों भाइयों के सोशल मीडिया से पता चला कि जी कश्मीर अफेयर्स के एडवाइज़र गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर उसी दिन शाम को ये भी नॉलेज में आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये 2 इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो रखने वाले, एक मुल्क का वज़ीर आज़म और एक गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर का, कश्मीर चैप्टर का एडवाइज़र ज़िम्मेदार गिलगित बल्तिस्तान आए और सूबाई हुकूमत को इल्म ना हो, सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो। मैं याद दिलाता चलूं कि 2019 और 2020 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान आए थे। हमसे पहले वो उस वक़्त के वज़ीर आला से मिले थे। ये बात आया है, सबको पता है। और फिर हेलीपैड के मकाम पे जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सूबे का ऐलान किया था, 1 नवंबर की आज़ादी हमारे साथ मिलके मनाई थी, उसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और पीएमएलएन के चीफ मिनिस्टर से स्पीच भी करवाई और उस वक्त उस चीफ मिनिस्टर साहब ने इमरान खान की तारीफों के पुल बांधे थे। और आज मैं बरमला कहूं कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये वाकई जिस तरह वफाक में कहा जाता है, ये क्राइम मिनिस्टर है। इसके इस हरकत से यकीनी तौर पे अंदाजा हुआ कि इनके यहाँ बैठे जो पपेट्स हैं, ये उनको जिस तरीके से गाइड करते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं और आप गवर्नमेंट के साथ ना मिलें, ना गवर्नमेंट के साथ कोई एंगेजमेंट करें। तो अब मुल्की मुफाद के लिए जो एक रियासत का सरबराह होता है, मुल्क का सरबराह होता है, उसके लिए तो पूरी अवाम बराबर होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है और आज बड़ा दुख के साथ, बड़ी एजिटेशन के साथ और बड़े इसमें सख्त, मतलब जुमला मैं मीडिया के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मतलब शर्म आती है कि पिछली दफ़ा भी वो चलास जब आए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लूप में नहीं लिया, बताया तक नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया। हमें कोई उनसे मिलने का शौक नहीं है, क्योंकि हम ईमानदार जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम ईमानदार लोगों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो खित्ता है, इस खित्ते की आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है और उसकी हुकूमत यहाँ पे कायम है। एटलीस्ट ये तो बनता है कि सूबाई गवर्नमेंट को अपने एतमाद में लेके कि इस हुकूमत की तरफ से जो एक कमेटी हमारी बनी, मुख्तलिफ इजला के हमने दौरे किए और फिर चीफ मिनिस्टर 2 दिन से गिजर में और आज वो दियामर गए, तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का एडवाइज़र गिलगित बल्तिस्तान आए और गवर्नमेंट को वो अपने एतमाद में ना लें, ब्रीफिंग ना लें, तो ये एक मतलब शर्मनाक से कम बात नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जहां अप्रोच किया जाना चाहिए था, वहां पे अप्रोच किया जा चुका था कि हम डायरेक्ट कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर से रब्ता डायरेक्ट बराह रास्त हम अपने फ़ोन से कॉल नहीं कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन एक तरीक़ेकार होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाकायदा सूबाई हुकूमत को लेटर आ जाए, व्हाट्सएप पे पैगाम आ जाए कि जी हमारा ये शेड्यूल है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे साथ इन चीज़ों में एंगेजमेंट करे। ये एक इखलाकी तौर पे भी बनता है। लेकिन आज मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम के साथ जो इन्होंने ज़्यादती की है और जो सुबह 7 बजे अजीब सी टोपी के साथ और पांचे ऊपर घुटनों तक और नीचे लंबे लंबे फौजियों की तरह के जो जूते पहन के एक जो शोशा छोड़ने वाली जो सोच है इनकी, गिलगित बल्तिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे, भले हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। तो
تو آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے، ہم تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے، یہ عوام ان سے پوچھ لے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جب انٹرنیشنلی اور نیشنلی جب اس کے حوالے سے ٹیلی تھون انہوں نے جب کیا تو انہوں نے تمام صوبوں کے ذمہ داروں کو اپنے پاس بٹھایا، بلایا، اور پھر 5 سے 6 ارب روپے کے درمیان ان کو دنیا نے اعتماد کر کے پیسہ دیا. تو انشاءاللہ پیسہ ادھر سے بھی ملے گا. لیکن آج ہمیں خوف ہے اور ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو جو ایڈ ملا ہے، یہ ایڈ جس طرح سے اس سے پہلے سندھ میں اپنی غریب عوام کے ساتھ جو یہ کرتے رہے ہیں، پنجاب کے اندرون پنجاب میں جو غریب لوگوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرتے رہے ہیں، گلگت بلتستان میں ہم ان کو ایسی زیادتی کرنے نہیں دیں گے. جو ایمانداری کے ساتھ اور جہاں پہ حقیقی معنوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ اس پورے میں اپڈیٹ ہے، ان پکچر ہے، ساری چیزیں ہماری نوٹس میں ہیں، اور چپ چاپ اپنی مرضی سے آ کے وزٹ کرنا اور وزٹ کر کے اور یہ کہنا کہ گلگت آج کا جو سپر لیڈ کا جو بیان ہے کہ جو یہاں پہ تخمینے لگائے جائیں گے، جو سرویز ہوں گے، وہ سب سے پہلے گلگت بلتستان سے شروع ہوں گے. ارے میرے بھائی، سروے کب کا ہو چکا ہے؟ پچھلے 20 دنوں سے گلگت بلتستان سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لوگ مرے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں. تو یہ سروے بھی ہو چکا ہے، اس میں انیشلی طور پہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے کاسٹ بھی لگائے جا چکے ہیں. آپ اب کون سا سروے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ وفاق سے آ کے آپ اپنی مرضی سے سروے کریں؟ آپ نہیں کر سکتے. جس ڈگر پہ آج سے پہلے جو سندھ کے ساتھ آپ کرتے رہیں، جو پنجاب کے ساتھ آپ کرتے رہیں، وہی چیز آپ انٹرنیشنل ڈونیٹڈ فنڈ پیسہ اس کو آپ گلگت بلتستان کے نام سے، آج ہمیں خوف ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کا پیسہ چرائیں گے. یہ چرانے ہم نہیں دیں گے. ہم خود ہر چیز کو انشاءاللہ واچ کریں گے، دیکھیں گے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے سامنے میں اپنی گلگت بلتستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت گلگت بلتستان میں آپ کے اپنے ووٹ سے قائم اور مرکز سے مرکزی گورنمنٹ کے ذمہ داران گلگت بلتستان اخلاقی طور پہ آ کے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کرتی، بیٹھتی، تخمینے کی باتیں ہوتی، اندازہ لگایا جاتا. کیونکہ ہم تو شروع دن سے ہر ضلع کے اندر ہم ایکٹیو ہیں، آج کے دن بھی. تو مطلب چپ چاپ بغیر کسی اس کے جا کے ڈسٹرکٹس کا اور مختلف جگہوں کا وزٹ کرنا اور پروونشل گورنمنٹ کو اس کے بارے میں لوپ میں نہ لینا، یہ بہت بڑی نااہلی ہے، نالائکی انہوں نے کی ہے، بدنیتی انہوں نے اپنی دکھائی ہے. آخر میں ایک بات کہوں کہ ایماندار اور بے ایمان واقعی سچ ہے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. بے ایمان اور ایماندار ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. انہوں نے اپنی بے ایمانی دکھائی ہے. ہم ایماندار لوگ جس طرح وفاق میں عمران خان ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہاں بھی ایک ایماندار ایک گورنمنٹ ہے. تو ایمان لوگ آ کے ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا شاید پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کی قوم سانجی ہے، ہماری قوم ایک ہے. پولیٹیکل پارٹیز یقیناً ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، کسی کی ایک ایفیلیشن ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے دوسری ایفیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن قوم آج امتحان کے اوپر ہے. پہ جو ڈونیشنز ملی ہے، کیا وہ سب کو نہیں دیں گے؟ مطلب یہ ان کی سوچ، انہوں نے اپنی سوچ واقعی واضح کی ہے کہ یہ آئسولیٹڈ لوگ ہیں. یہ 13-14 جو سیاسی جو ٹولہ ہے، یہ محض اپنے مقاصد کے لیے اس سسٹم کے اندر آئے تھے اور اپنا مقصد پورا کر کے بہت جلد ابھی جانے والے. تھینک یو. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کل امور کشمیر آئے، آج پرائم منسٹر آئے، نئی میڈیا چلے گئے، تو یہ ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں 10 سے 12 ارب لوگوں کا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا صرف نقصان ہے، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ گلگت بلتستان میں فرسٹ جو آپ لوگوں نے ریسکیو کرنا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے
वफाक की जब तक मदद नहीं होगी, तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए आप लोगों को चाहिए, तो फिर वो कहाँ से फुलफिल करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? देखें, इसीलिए तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान आ रही है तो उनका मैंडेट था, उनका फ़र्ज़ था, क्योंकि बड़ी पोजीशन के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है। उस ऑफिस से हमें कोई इनविटेशन, कोई बैठने का एक माहौल मिल जाता तो वहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो जाती। अब 2-4 सेक्रेटरीज और 2-4 ब्यूरोक्रेट्स जाके उनको ब्रीफ करें, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो फिर मतलब डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि सियासी जमातों के लीडर्स गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठती और फिर बातचीत हो जाती कि हम अपनी किटी में से, गिलगित बल्तिस्तान के बजट में से, अपनी एडीपी में से, इवन हमारा जो मुलाजमीन से हमने जो डिडक्ट करने का, मिनिस्टरों से, मेंबरान असम्बली से, मुख्तलिफ जो भी सोर्सेस हम यूज़ करके इस फ्लड के अंदर हम जितना कुछ कर सकते थे, एक अंदाज़ा ये होता कि जी इतना गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट कर सकती है और इतना वफाक से हम बलूचिस्तान के लिए देता है और 15 अरब रुपया सिंध के लिए देता है। केपीके भी जिस तरह से तबाह हुआ है, मैं चुप नहीं रहूंगा। हम भी यही कहेंगे, हम क्यों चुप रहे? हम तो रिसोर्सेज के सर के ऊपर बैठे हुए। गिलगित बल्तिस्तान जब यहाँ का ग्लेशियर पिघलता है तो फिर पाकिस्तान आबाद होता है। यहाँ के ग्लेशियर जितना पाकिस्तान को फायदा देता है, यहाँ का ग्लेशियर उतना गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान भी देता है। ये वफाक ना भूले। वफाक में कोई भी जमात आ जाए, लेकिन हमारे ग्लेशियर से मुल्क को फायदा है तो वहाँ पे यहाँ के लोग उसके खतरे के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा। लोगों की रिहेबिलिटेशन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जैसे तैसे हम करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। हमने वो जो उन्होंने फोकल पर्सन बनाया था तमाम सूबों से, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ से लेटर भेजा कि जी आप हमें टाइम दें, हमारे साथ मीटिंग करें। ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात, अभी तक उन्होंने टाइम नहीं दिया, हमसे मिलने के लिए उन्होंने वक्त नहीं दिया। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप खुद बताएं, 3-4 दफ़ा मीडिया में इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर हफीजुर रहमान साहब से मिले, अली अमीन गंडापुर साहब मिलते रहे, लेकिन ये समझते हैं पता नहीं इस मुल्क के अंदर सिर्फ इन 2 सियासी जमातों का हक है, बाकी सियासी जमातों का हक नहीं है। लेकिन आवाम के सामने सिर्फ पीटीआई का हक है, इनका अभी हक नहीं। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि चूँकि अभी सैलाब आ गया हो, वफाकी हुकूमत ने आपको एतमाद में नहीं दे दिया, अभी तो आगे आपको मज़ीद तकरीबन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर हाउस भी सियासी मामलात में एक्टिव हो गया है। जैसा कि आपके केस के हवाले से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेज दिया, इसी तरीके से शाहद साहब है, उसके हल्के का फैसला होने जा रहा है। तो गवर्नर हाउस इस वक्त सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है, इसमें सूबाई हुकूमत की खामोशी समझ से गलत है। देखें, मैं जो कोर्ट केस है उसको मैं मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट केस है। मैं PMLN और पीपल्स पार्टी के उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि अदालतों के ऊपर मतलब गालम गलोच करें, जजेस के ऊपर। आपने खुद सुना, जमील साहब मेरे भाई हैं, वो जब ट्रिब्यूनल से फैसला आया तो उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी दुनिया के सामने है। तो जजेस का एहतराम हमेशा साथ रहेगा और कोर्ट केसेस को फेस करना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी मेरे भाई अमजद साहब ने और जमील साहब ने अपनी पूरी जो तमन्नाएं हैं वो 4 रातों में 4 दिनों में पूरी किए। DC ऑफिस में एक वोट के ऊपर एक्सरे, पोस्टमार्टम, MRI तक वो कर चुके हैं। हर वोट से फिर हर बैलेट पेपर से फिर बल्ला ही निकलना है, उधर क्या होगा, रिकाउंटिंग होगी। सर ये बताएं, जैसे कि पहले आपने कहा 20 दिन पहले ये जो सूबाई हुकूमत ने सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे दौरे मुकम्मल किए, जैसा कि कल और आज हम वहाँ जो मुतासरा इलाकों का दौरा किया, बारगो था, हेज़ल हरपोल था, जैसे कि ओशकंदा जिनोर, इस किस्म की कोई 100 से ऊपर दरख्वास्तें गिलगित जो कंट्रोल रूम कायम हुआ है वहाँ पे भी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं उनको,
اور متاثرین بھی وہاں ہیں. اب تک کوئی بھی ضلعی انتظامیہ کا وہاں جو متاثرہ علاقے ہیں اب تک دورے نہیں کیے. سب جگہوں میں کیے ذاکر صاحب. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں دورہ نہ ہوا. کہیں مائنر لیول کا فلڈ ہے تو وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ڈی ڈی ایم اے کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ پھر ڈی سیز انہوں نے انگیج. جو بڑے لیول کا ہیوج لیول کا جہاں جہاں ہوا ہے وہاں پہ ہماری کمیٹی نے خود کیا ہے. ابھی غزر میں بہت تباہی ہوئی تھی, وہاں ہم ایون ریسکیو ہم نے خود کیا ہے, جا کے کیا. تو اب آپ نے چند علاقوں کے ایریاز کے نام لیے, وہاں پہ ایون میری اپنی نالج میں ہے, میرے اپنے فون کال کے اوپر حلقہ 1 میں جب ہم غزر سے واپس آئے تو حلقہ 1 میں دریا کے کٹاؤ سے لوگوں کے گھروں کو بہت زیادہ خطرہ تھا. وہاں پہ میں نے ڈی سی کو اے سی کو وہاں پہ موقع پہ بلا کے ان کے لیے گیبینس ہم نے دلوائے, ان کے لیے فوڈ آئٹمس ہم نے دلوائے. تو یہ مطلب جہاں چھوٹے لیول پہ ہوا ہے وہاں پہ اس حساب سے ریسکیو کیا گیا ہے, وہاں اس حساب سے ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے. جہاں بڑے لیول پہ ہوا ہے وہاں بڑے لیول پہ ریسکیو. فتح اللہ صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ قمر الزمان قاہرہ نے پریس کانفرنس کے سے جو خطاب کیا اس میں یہ کہا کہ گلگت بلتستان سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھیں گے. اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھیں؟ دیکھیں نا, میں آج آپ بھائیوں کے سامنے پیش ہی اسی لیے ہوا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا ایمان ٹھیک رکھنا چاہیے, خواہ میں ہوں یا کوئی اور سیاسی آدمی, کہ بات جو کرتے ہیں نا اس کے اوپر پورا ہوتا ہے. اب یہ کون سی بات ہو گئی کہ ہم تمام جو بھی ریسورسز ہیں اس کو بروے کار لائیں گے. تو پھر ریسورسز کو آپ اگر بروے کار لاتے ہیں, کون سا میں نے قاہرہ صاحب نے یا کسی اور وفاقی صوبائی منسٹر نے اپنی جیب سے دینا. یہ حکومت کا اپنا ریسورس ہے, حکومت کا اپنا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہی عوام کی ریہیبلیٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بدنیتی نہ ہوتی تو پھر یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہم ان کو کنونس کرتے کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ یہ ہم 2-4 سیکرٹریز کے حوالے نہیں کر سکتے اس پورے نقصان کو اور پوری سٹوری کو, کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں, خواہ وہ قاہرہ صاحب ہو یا میں ہوں یا کوئی اور ہے. تو ہم آپس میں بیٹھنے کے بعد ایک نتیجے پہ ہم پہنچتے کہ وفاق گلگت بلتستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم پھر عوام کے سامنے آ کے ان کو یقیناً اب تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر چوری رکھنا چاہتے ہیں. بس ہمارا تو یہ سر ایک سوال وفاقی سطح پہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول برائے فلڈ بنایا گیا ہے اس کی پچھلے اجلاس میں وزیر اعلیٰ